आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे सऊदी अरब के जहाजों की हिफाजत के लिए रेड सी में तुर्की करने जा रहा बड़ा एक्शन। हूथियों ने भी फुल स्केल जंग होने पर सऊदी अरब की ऑयल फील्ड्स और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइलें की लॉक। पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान कर रहे सीक्रेट बातचीत, पुतिन की न्यूज एजेंसी ने खुद किया खुलासा। और इन्हीं धमाकेदार खबरों के साथ देखिए इटली की हथियार फैक्ट्री में जोरदार धमाका, उठा आग का गुबार। गजा सिटी में इस्राएली हमले ने ली पुलिस के गवर्नर की जान। और लेबनान पर हमेशा के लिए फौजी कब्जे का इस्राएल का प्लान अमेरिका ने ठुकराया। पहली खबर, धमाकेदार खबर, सऊदी अरब के जहाज़ों की हिफाजत के लिए अब तुर्की की नेवी भी रेड सी में उतरने जा रही है। यानी हूथीज के हमलों का मुकाबला अब सऊदी नेवी के साथ तुर्की की नेवी भी कर सकती है। 13 अगस्त की शाम आई खबर के मुताबिक तुर्की ने पहली बार कंफर्म कर दिया है कि वो रेड सी में, लाल सागर में, बहर अहमद में एक नई मैरीटाइम डिफेंस कोएलिशन बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। इसका मकसद बाब अल मंदब स्ट्रेट में जहाज़ों के मूवमेंट को जारी रखना और उनकी हिफाजत करना है। अब हिफाजत तो हमलों से होती है, इंटरसेप्ट करेंगे या वापस अटैक पता नहीं। इसके तहत सऊदी अरब और तुर्की के बीच मैरीटाइम डिफेंस कॉपरेशन बढ़ने जा रहा है। मैरीटाइम मतलब समंदर में डिफेंस कॉपरेशन। और रेड सी में कमर्शियल शिपिंग की हिफाजत के लिए दोनों मुल्कों की समुद्री फोर्स यानी नेवी के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाएगा। ये पूरा डेवलपमेंट ऐसे वक्त में सामने आया है जब यमन के हूथी रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाके सऊदी अरब के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं और रेड सी में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा इन हमलों के बाद से बढ़ गया है। यानी अब तक अगर हूथियों के हमले का जवाब देने की जिम्मेदारी ज़्यादातर सऊदी अरब और उसके पार्टनर्स पर थी, उनकी अलाइड फोर्सेस पर थी जो यमन में काम करती हैं, तो आगे चलकर इस मैरीटाइम सेटअप में तुर्की की नेवी भी अहम रोल निभा सकती है। ये एक बड़ा मूव है और इसका सीधा असर हूथियों की उस स्ट्रेटजी पर पड़ सकता है जिसमें वो सऊदी अरब से जुड़े जहाज़ों और रेड सी में शिपिंग को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये कदम मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट के सिर्फ कुछ ही दिन बाद या हफ्ते भर बाद सामने आया है। यानी सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ डिफेंस एग्रीमेंट अब मैरीटाइम सिक्योरिटी तक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा मूव है, फिर कहता हूँ। देखते हैं अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। हूथीज भी तो कुछ कर रहे हैं, दोनों तरफ की खबर होनी चाहिए। दूसरी तरफ की खबर आपको दिखाते हैं। हूथियों ने सऊदी अरब को बड़ी वार्निंग दे दी है और कहा है कि अगर यमन में फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ तो सऊदी अरब की ऑयल फील्ड्स और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर होंगे। यानी हूथीज को इस बात की इन्फॉर्मेशन या भनक लग चुकी है कि सऊदी अरब कोई बड़ा ऑपरेशन या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूथियों के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक मेंबर ने कहा है कि किसी बड़े मिलिट्री एस्केलेशन की सूरत में सऊदी एयरपोर्ट्स, बिजली के नेटवर्क और वाटर फैसिलिटीज़ को भी टारगेट किया जा सकता है। उधर सऊदी अरब इस बात का जायज़ा ले रहा है कि क्या यमनी हुकूमत, जो यमन की तस्लीम शुदा दुनिया भर में हुकूमत है, उसकी फ़ौज को रेड सी के साहिल पर बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने में सपोर्ट दिया जाए ताकि हूथियों को पीछे धकेला जा सके, ताकि वो रेड सी के करीब से हमले ना कर सकें जहाज़ों पर। इसके लिए सऊदी अरब अलग अलग यमनी गुटों की फ़ौज को जमा कर रहा है, लेकिन हूथियों ने भी हमले जारी रखे हुए हैं। अल-मुखा बंदरगाह पर कई मिसाइल हमले किए गए कल, और ये हूथीज़ के हमलों की मिसाइलों की ही तस्वीरें हैं, फाइल फुटेज है। मारिब और हदरामौत में कल सऊदी हिमायत वाली फ़ौज के दर्जनों जवानों के मारे जाने की खबरें भी सामने आई थीं। आज ऐसी कोई खबर नहीं है 13 अगस्त को, लेकिन कल तक थी। साथ ही हूथीज़ लगातार सऊदी अरब के एनर्जी ठिकानों को, बिजली के, तेल के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा भी कर रहे हैं। यानी सऊदी अरब के लिए यमन का ये मोर्चा अब पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होता दिखाई दे रहा है। और अगर बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो इसका असर सऊदी अरब के अंदर भी पहुँच सकता है। अब एक अहम खबर सुन लीजिए। बंद दरवाज़ों के पीछे अमेरिका और ईरान के दरमियान सीक्रेट बातचीत चल रही है और ये खबर 13 अगस्त की रात रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास ने दी है। रूस में सरकार किसकी है? पुतिन की। पुतिन की न्यूज़ एजेंसी है तास। यानी एक तरफ अमेरिका और ईरान जंग के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ दोनों मुल्क जंग को टालने के लिए पर्दे के पीछे बातचीत भी कर रहे हैं। तास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक
पाकिस्तान के रूस में एम्बेसडर फैसल नियाज तिर्मिजी ने ये बताया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बंद दरवाज़ों के पीछे, क्लोज डोर के पीछे मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है और इसमें कुछ प्रोग्रेस भी हुई है, तरक्की भी हुई है। जब उनसे तिर्मिजी से पूछा गया कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कांटेक्ट में कोई प्रोग्रेस हुई है, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया और कहा कि कंसल्टेशंस अभी चल रहे हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये बातचीत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो रही है, तो उन्होंने इसकी लोकेशन बताने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने जो बात सीक्रेटली रूस को बताई, वो रूस ने पूरी दुनिया के सामने ला दी, यानी खुलासा कर दिया कि बातचीत चल रही है दोनों के पीछे, पर्दे के पीछे। यानी पर्दे के पीछे पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच कांटेक्ट कायम रखने में रोल अदा कर रहा है, एक ब्रिज बना हुआ है। हालांकि बातचीत की जगह, लोकेशन और पूरी तफसील अभी सामने नहीं आई है। याद कीजिए तो एक रात पहले ही पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर आई थिंक तेहरान पहुंचे थे। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच ऊपर से सख्त बयानबाजी और मिलिट्री प्रेशर जारी है। दोनों एक दूसरे पर सख्त बयानबाजियां कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है। यानी दोनों तरफ जंग की तैयारी भी है और जंग को रोकने की कोशिश भी। अब देखना यह है कि सीक्रेट बातचीत किसी बड़े एग्रीमेंट तक पहुंचती है या बातचीत नाकाम होने के बाद अमेरिका और ईरान एक बार फिर सीधे जंग के मैदान में उतरते हैं। जो लोग ये माने कि ये झूठी खबर है, तो ये भी मान लें कि पुतिन भी झूठ बोलता है, उसकी न्यूज़ एजेंसी भी झूठी है। आगे बढ़ते हैं। इटली में हथियार बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री में ज़ोरदार धमाका हुआ है और धमाके के बाद वहां आग लग गई। इटली की कैपिटल रोम के जुनूब में कोलेफेरो में मौजूद एक बड़े म्यूनिशंस प्लांट में, एक हथियार बनाने वाले प्लांट में 13 अगस्त की शाम को धमाका और आग लगने की खबर सामने आई। ये तस्वीरें इटली के उसी प्लांट की हैं। ये प्लांट KNDS एमओ इटली का है, जो मीडियम और लार्ज कैलिबर एम्यूनिशन के साथ साथ एरोस्पेस लॉन्चर्स के लिए सॉलिड रॉकेट फ्यूल्स तैयार करती है। ये कंपनी, रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका प्लांट के पाउडर प्रेसिंग डिपार्टमेंट में हुआ, जिसके बाद आग फैल गई। आप धमाके का रंग और रूप देख रहे हैं, हल्के हल्के सुलगते, एकदम मशरूम क्लाउड टाइप का कुछ बड़ा सा गुबार निकला, बारूद में ही लगा होगा। कई फायर फाइटिंग टीम्स को मौके पर भेजा गया, लेकिन जब तक मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं, तब तक टीमों को, फायर फाइटर्स को प्लांट के अंदर जाकर आग बुझाने का मौका नहीं मिल सका है, क्योंकि आग इतनी भयंकर है कि बुझाएं कि खुद को बचाएं। फिलहाल किसी के मारे जाने या जख्मी होने की अभी तक कोई पक्की खबर नहीं मिली है, जबकि धमाका किस वजह से हुआ इसकी भी मालूमात अभी सामने नहीं आई हैं। फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि आग कैसे बुझाई जाए। इस्राएली फौज ने गजा सिटी में एक और बड़े फ़लस्तीनी ओहदेदार को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद गजा पुलिस के गवर्नर जमाल अबू कमील की मौत की खबर सामने आई है। 13 अगस्त की शाम आई रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा सिटी के मगरिब में इस्राएली फ़ौज ने जमाल अबू कमील की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें वो मौजूद थे। ये उन्हीं की गाड़ी की तस्वीर है। हमले के बाद कर्नल जमाल की मौत हो गई, ये कंफर्म हो चुका है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब गजा में हालात अभी बेहद टेंस हैं, कशीदा हैं और इस्राएली फ़ौज लगातार अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक्स कर रही है। अमेरिका ने इसराइल की तरफ से लेबनान पर हमेशा के लिए फौजी कब्जा रखने की कोशिश को ठुकरा दिया है। यूं कहें कि इसराइल के अरमानों पर पानी फेर दिया है, लेकिन कब तक के लिए नहीं मालूम। अमेरिकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रंप हुकूमत ने इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स के उस बयान पर एतराज़ किया है जिसमें साउथ लेबनान में परमानेंट मिलिट्री फुटप्रिंट बनाए रखने की बात कही गई थी। अमेरिका का कहना है कि साउथ लेबनान में इस्राएली फ़ौज की हमेशा की मौजूदगी को मंजूर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब लेबनान में इस्राएल की मिलिट्री मौजूदगी और उसके अगले कदम को लेकर तनाव भी बरकरार है। यानी अमेरिका और इस्राएल के बीच इस बात पर भी इख्तलाफ सामने आ चुके हैं कि साउथ लेबनान में इस्राएल की फ़ौज कितने वक्त तक मौजूद रहेगी। एक आध बड़ी अपडेट्स यहाँ से देख लीजिए। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको फ्रेश और बड़ी अपडेट्स दी हैं। एक अपडेट ये है कि इराकी सिक्योरिटी डेलीगेशन रियाद सऊदी अरब पहुँच गया है। ये इराकी सिक्योरिटी डेलीगेशन की तस्वीरें हैं और इराक का अगर सिक्योरिटी डेलीगेशन सऊदी अरब पहुँचा है तो इसमें बस उस सीन को याद रखिए जब सऊदी अरब के
اور امریکہ کے فائٹر جیٹس نے عراق میں حملے کیے اور ان لوگوں کو مار ڈالا یا ان لوگوں کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جن پر سعودی عرب نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کی آئل ریفائنری پر ڈرون سے حملہ کیا۔ یہ ابھی جولائی کے آخری ہفتے کی بات ہے، 28 جولائی کی کم و بیش۔ تو اسی پر جو ہے صفائی بھی دی گئی کہ ہمارے یہاں سے حملہ نہیں ہوا۔ اب یہ بات چیت بھی ہو رہی ہوگی کہ آگے مت کریے حملے، اور اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو ہم ہتھیار چھیننے جا رہے ہیں ان تمام گٹوں کے جنہوں نے آپ پر حملہ کیا، ان کے علاوہ سب کے۔ مانا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی حمایت والے وہ عراقی گٹ جو عراق کی زمین سے امریکہ کے اڈوں پر بھی حملے کرتے رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی بڑی سختی ہونے جا رہی ہے۔ اور اسی سلسلے میں عراق کی سیکیورٹی ڈیلیگیشن سعودی عرب پہنچا ہے۔ یاد کیجئے ایران کی IRGC کی قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی بھی پرسوں رات سیکریٹ طریقے سے عراق پہنچے تھے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عراقی سرنڈر نہ کریں، وہ گٹ جو ہیں ایران کی حمایت والے اپنے ہتھیار نہ ڈالیں، جبکہ عراق کے پرائم منسٹر علی الزیدی جو امریکہ حال ہی میں ہو کے آئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کی فوج اور فورس کے پاس ہتھیار رہیں، باقی کسی گروپ کسی ریزسٹنس موومنٹ کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، اور اس کے لیے ٹائم لائن طے کر دی گئی ہے کہ سرنڈر کر دو ہتھیار، ورنہ پھر جو ایکشن ہوگا اسے جھیلنے کے لیے تیار رہنا۔ اس دور میں یہ میٹنگ بہت کچھ کہتی ہے۔ اور مسجد الاقصیٰ کی تصویر جمعرات کی دیکھ لیجئے، پیلسٹائن آن لائن نے اسے رات 8:19 پر شیئر کیا ہے، جس میں درجنوں کے حساب سے یہودی سیٹلرز مسجد الاقصیٰ کے احاطے میں موجود دکھائی دے رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، تالمودک رسمیں ادا کر رہے ہیں اور ساری اکساوے والی حرکتیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کا یہاں پر آنے کا ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس جگہ تک یہ پہنچ جائیں۔ لیکن جب سے یہ 7 اکتوبر 2023 والی جنگ شروع ہوئی ہے، تب سے اس طرح کی حرکتیں بھی لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔